नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज जरा बात कर ली जाए आरबीआई के गवर्नर को, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैसे के ढेर पर बैठा सांप कहा था। मतलब मुझे कभी-कभी लगता है कि अ, शायद बड़े आदमी जितना आप होते जाते हैं उतनी बेइज्जती करने की संभावनाएँ बढ़ती जाती हैं। क्योंकि पैसे के ढेर पर बैठा सांप अंग्रेजी में तो मोदी जी बोले नहीं होंगे कि स्नेक सिटिंग ऑन द होard ऑफ मनी और समथिंग लाइक दैट। वो तो हिंदी में बोले होंगे। तो ये खुलासा हुआ है फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, हिंदुस्तान के पूर्व वित्त सचिव गर्ग साहब हैं, सुभाष चंद्र गर्ग। उन्होंने एक किताब लिखी है, वी आल्सो मेक पॉलिसी। उसमें एक चैप्टर है उर्जित पटेल रेजिग्नेशन, और उसके रेफरेंस में उन्होंने बताया है कि कैसे 14 सितंबर 2018 को एक मीटिंग में, जहां ये सब देश की वित्तीय स्थिति की बात की जा रही थी। अब आप सोच सकते हैं, नोटबंदी मोदी जी ने कर दी थी 2016 में, उसके बाद की जो जो बुरी हालत थी, उससे मोदी जी ने जब झल्लाकर अ, उर्जित पटेल साहब को, जो उनसे एक तरह से सरकार के हैंडपिक्ड आदमी थे, उनको जब इन्होंने कहा कि पैसे कर पर बैठे हुए सांप की तरह व्यवहार कर। खैर, बड़े आदमी किसी को भी कोई गाली दे सकते हैं। थोड़ा आरबीआई समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरी चर्चा करूं और इसको रेफरेंस समझें, और देश का के इंस्टीट्यूशंस का कहाँ-कहाँ दिक्कत हो रही है और उससे देश का पूरा स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से हिल रहा है, वो बताने से पहले थोड़ा आरबीआई समझ लिया। आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इट इज़ बैंकर्स बैंक बोला जाता था जब हम लोग पढ़ते थे। उस समय एक व्याख्या समझाई जाती थी इसकी कि ये बैंकर्स बैंक 1935 में अंग्रेज़ों के ज़माने में कलकत्ता में शुरू हुआ। शुरू में अंग्रेजी इसके गवर्नर होते थे, लेकिन इसके तीसरी गवर्नर सीडी देशमुख साहब हुए, फर्स्ट इंडियन आईसीएस अफसर थे। और पहले शुरू में आईसीएस अफसर होते थे, फिर आईएएस होने लगे इसके वो सीडी देशमुख साहब 1943 में 1943 में इसके गवर्नर बने। देश की आजादी के समय भी वो आरबीआई के गवर्नर थे, और 1949 तक 1949 तक रहे। और इन्हीं के समय जब देश का बंटवारा हुआ, तो आरबीआई के इस क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका थी कि हमारे एसेट्स कैसे डिवाइड होंगे। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे में किसको कितना पैसा जाएगा, क्या जाएगा, कैसे एसेट्स होंगे, उसमें आरबीआई का एक महत्वपूर्ण रोल था। इस आरबीआई गवर्नरशिप के मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, वो 1982 से 1985 वो भी इसके गवर्नर रहे। और बाद में एक सिलसिला चलने लगा जब अर्थशास्त्री लोग इसके गवर्नर होने लगे, क्योंकि शुरू में आईसीएस और आईएएस अफसर होते थे, बाद में अर्थशास्त्री होने लगे, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होने लगा। जब जब 2014 में मोदी जी आए, तो उस समय रघुराम राजन जी जिनकी जिनकी बहुत इज्जत है अर्थ अर्थ जगत में, वो 4 सितंबर 2013 में अपॉइंट हुए थे गवर्नर, और वो 4 सितंबर 2016 तक रहे। और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया, वो उनके उनके डिफरेंसेस थे मोदी सरकार से, लेकिन उन्होंने अपना टर्म पूरा करके सेकंड टर्म के लिए ना उनसे पूछा गया, ना उन्होंने हामी भरी, और वो यहाँ से निकल गए। हालाँकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि देश की नब्ज़ को पकड़ने वाले हाल के गवर्नरों में रघुराम राजन को वो हुनर था, जब वो देश के नब्ज़ को भी पकड़ते थे, और उसका इलाज कैसे होगा, उसके लिए भी वो सबसे सक्षम व्यक्ति थे। खैर, उसके बाद उर्जित पटेल साहब आए। पटेल साहब भी अर्थशास्त्री थे, आईएमएफ के इसमें काम किए थे, उससे पहले आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के रूप में भी काम किए थे, तो आरबीआई को बिल्कुल ठीक से समझते थे। अ, उनका टर्म वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरह से सरकार से और खास करके मोदी जी ने उनके साथ व्यवहार किया, उससे अपना टर्म समाप्त होने से पहले ही 24 दिसंबर 2018 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा देना और उसके बीच में क्या-क्या घटित हुआ, ये इसको थोड़ा समझिए, और देश को किस रास्ते पे ले जाया जा रहा है, ये भी आपको थोड़ा आसानी हो। इस्तीफे के कई बड़े कारण हैं, कई छोटे कारण हैं। कुछ पब्लिक डोमेन में हैं, कुछ नहीं हैं। अ, जैसे आरबीआई पे एक नकेल लगाई जाने लगी कि भई, जो आपकी चुनिंदा कंपनी थी, उसमें पैसा लगाइए, उससे पैसा दीजिए, उससे पैसा लीजिए, कुछ इस तरह की बातें भी हुई। उर्जित पटेल अंत तक आरबीआई की जो स्वायत्ता होती है, जो उसकी इंडिपेंडेंस होती है, उसके लिए लास्ट तक उन्होंने बहुत कोशिश की कि उसकी स्वायत्ता ना कॉम्प्रोमाइज़ हो। क्योंकि वो समझते थे कि देश में अगर
इन इंस्टीट्यूशंस की स्वायत्ता समाप्त होती है, तो देश की अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं इससे खतरा है, जो आज सब लोग महसूस कर रहे हैं। इसके कई छोटे-बड़े कारण हैं, लेकिन जैसे एक अब मैं 4-5 कारण आपको गिनाऊँगा जो जो सरकार और उर्जित पटेल के सामने बहुत आमने-सामने, जब सरकार और आरबीआई आमने-सामने आ गई। वो बार-बार एक चीज़ के पक्षधर थे उर्जित पटेल कि भई आरबीआई का नियंत्रण बैंकों पे उस तरह का नहीं है, जिस तरह का होना चाहिए। सरकार उनको उस तरह का नियंत्रण नहीं करने देती है। और इसका एक एक कारण ये भी था कि उस समय के जो बैंक घोटाले हुए, लोगों को जिस तरह से लोन इश्यू हुए, लोन डिफ़ॉल्ट मतलब लोन लेके लोग भाग गए, उस भाग ये उस समय का ही कहानी है। ये इस कहानी और उसमें एक रिलेशनशिप आपको हरदम मिलेगी कि ये अगर उसकी जाँच ठीक से हो जाए, तो बहुत से एक एक जो आरबीआई का और सरकार के बीच में आमने-सामने खड़े होते थे उर्जित पटेल, तो वो था एक तो वो बैंक को पूरी तरह से सरकार उनका नियंत्रण नहीं होने देती। एक बहुत बड़ा कारण नोटबंदी भी रहा। 2000 अब तो ये सार्वजनिक है, मतलब अब कोई इसकी लिखा-पढ़ी में तो नहीं है, लेकिन नोटबंदी जिस तरह से मोदी जी ने अ, अकेले निर्णय लेके नोटबंदी लागू कर दी थी 8 सितंबर 2016 में, बिना पूछे अपने आप जाके अनाउंस कर दिया था। आरबीआई को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था उस समय ठीक से, क्योंकि आरबीआई का एक रोल था। आप एक नोट बंद कर रहे थे, बड़े बड़े पैमाने पे बंद कर रहे थे, उसकी जगह दूसरे नोट को छापना था। वो कैसे छपेंगे? आप साइज़ ऑफ नोट भी चेंज करना चाह रहे थे, क्योंकि आप उसको इंटरनेशनल जो नोट्स हैं उसके समकक्ष लाना चाह रहे थे। प्रिंटिंग ऑफ नोट एक और था। फिर सारे बैंक से एक्सचेंज ऑफ नोट हो रहा है। नोट किस तरह से बदले जाएँगे? एटीएम के जो स्लॉट्स हैं वो दूसरे साइज़ के थे। और 1-2 घोटाले ये हैं जो अभी समय नहीं, मैंने अपनी किताब में उसको ठीक से लिखा है। कोऑपरेटिव बैंक इसको एक बड़े घोटाले के रूप में कर रहे थे। कोऑपरेटिव बैंक को भी ये छूट मिली थी कि आप भी रो नोट बदल लीजिए, और वो एक बड़ा घोटाला हो रहा था। उसके डिटेल्स हैं मेरी किताब में। गुजरात के और गुजरात के जो देश का वो कोऑपरेटिव बैंक जिसने सबसे ज़्यादा नोट बदले, वो बैंक था जहाँ पे अमित शाह साहब पहले उसके डायरेक्टर रहे थे। अभी वो समय नहीं, लेकिन आप गूगल कर लीजिएगा, आपको खुद मिल जाएगा कि उस समय फिर बाद में आरबीआई ने इन सारे कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी रोक लगाई थी कि इनको अधिकार नहीं था नोट एक्सचेंज करने का, बहुत जल्दी ही। तो ये भी एक गुस्से का कारण था। आप सोच सकते हैं, अब चीज़ें बहुत आसान हैं। आपकी इतनी हिम्मत कि कोऑपरेटिव बैंक्स, और वो भी गुजरात के ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स ने इसमें काम किया था, इसमें हिस्सा लिया था जो नोट बदलने का काम था। एक्सचेंज ऑफ नोट, अगर उस समय आपको याद हो, वो बड़ा घोटाला होता था उसमें। फिर एक चीज़ और हुई, 2016-17 का जब आरबीआई के में फाइनल हिसाब हुआ, तो उनको करीब 43,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था। वो सरप्लस बोलते हैं, फ़ायदा बोलते हैं। टर्म हो सकता है मेरे पास वो टर्म ना हो, लेकिन उनको 43,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ। उसमें से वो 30,000 करोड़ सरकार को ट्रांसफ़र कर रहे थे, 13,000 करोड़ आरबीआई खुद रखना चाह रहा था। ये भी एक वो था। मोदी जी की सरकार का कहना था कि नहीं, सारा पैसा तुम इधर ट्रांसफ़र करो। 100% नहीं, इधर ट्रांसफर करो। पास्ट में भी 100% ट्रांसफर हुआ था। लेकिन आरबीआई अगर अगर अपना मुनाफा कमा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये आरबीआई के उसके पास और भी चीज़ें हैं, वो बड़े स्केल में अपनी चीज़ को देख रहा है, अपने इंस्टीट्यूशन को देख रहा है। तो उसमें आप इस पे गुस्सा हो जाएँ कि नहीं, नहीं, वो तेरा, अरे वो कोई अपने घर में थोड़ी ले जा रहे थे पैसा, जैसे बहुत से लोग ले गए। वो भाई उस इंस्टीट्यूशन में रखना चाह रहे थे। फिर एक जो जो सबसे बड़ी बात, जिसकी वजह से मतलब ये तो इस पे माफ़ी दी ही नहीं जा सकती है, वो जो जघन्य काम किया था उर्जित पटेल साहब ने, आरबीआई ने उस समय, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे उसने बहुत नानुकुर की थी। उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में उनकी बहुत कड़ी आपत्ति थी। उनका कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल आरबीआई इश्यू कर सकता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड की अलग कहानी है, आप गूगल कर लें, आपको कहीं भी मिल जाएगा। मैंने भी इस पे शोज़ किए हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को इस देश में मनी बिल की तरह वो किया गया था। हालाँकि उसका सरकार के से लेना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन उसको चुपके से रैप करके, छुपा करके मनी बिल की तरह पास करा लिया गया, जबकि वो मनी बिल से उसका कोई लेना-देना नहीं था। आरबीआई का कहना था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये केवल और केवल आरबीआई इश्यू कर सकती है और कोई नहीं। सरकार इसको नहीं मानी।
दूसरा आरबीआई का कहना था कि डिजिटल मोड में होना चाहिए, जो आप ये किए हैं एसबीआई को करके, वो सरकार नहीं मान रही। सरकार को पता, आप सबको पता है इन सब में एक रिलेशनशिप है। बैंक के लोन अ, किस तरह से ये एक 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 पैटर्न मिलेगा, जो हमारे एक नेताजी कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए तो क्रोनोलॉजी समझिए। एक चीज़ और हुई, जून 2018 में जो रेपो रेट होता है, वो बढ़ाकर 6.25 कर दिया गया था आरबीआई द्वारा, जून 2018 में। सितंबर 2018 में फिर रेपो रेट को फिर बढ़ाया गया, 6.50 कर दिया गया। अब रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है कि सरकार को बैंक में एडिशनल पैसा लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो लिक्विडिटी है उसकी एक रिलेशनशिप रेपो रेट से होती है। इतना पैसा रखना ही रखना पड़ेगा बैंक को अ, अपने लिक्विडिटी को कायम रखने के लिए। मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सरकार इससे भी गुस्सा हुई कि अगर रेपो रेट बढ़ रहा है, तो सरकार को अपने फंड्स को यहाँ, मतलब बैंक्स को देना पड़ रहा था, जिससे वो अपनी लिक्विडिटी जो जो नॉर्म है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको मेंटेन कर सके। तो ये भी गुस्से वाली बात थी। और अगर इसको गाली मानना चाहिए तो गाली मानिए, गाली नहीं मानना चाहते हैं तो गाली नहीं मानिए। 14 सितंबर की मीटिंग में जो फ्लैश पॉइंट था और जहाँ से गुस्सा हो गए सब लोग, वो एक तो फिर से उन्होंने एक ऐसा अपराध की, मतलब ऐसा ऐसा प्रपोज़ल दिया जिससे तो बिल्कुल गुस्सा ही हो गए। उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, इसको इस पे उन्होंने कहा कि इसको किया जाए। ये सरकार को मान्य नहीं था। दूसरा उनका ये था कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो बेचने की बात है, इसके टारगेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आप अलग-अलग संस्थाएँ जो हैं, उनसे कहिए कि इंडिया बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करें। क्योंकि इंडिया बॉन्ड आरबीआई ही लगाता है, उसमें वो इन्वेस्ट करें। और एक बात और कही कि पेंडिंग बिल्स जो हैं कई कंपनियों के, उसका पेमेंट सरकार करे। क्योंकि कई कंपनियों की वित्तीय हालत अच्छी नहीं थी, सरकार मतलब वो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, तो उनका कहना था कि आप उनके पेमेंट को तुरंत करिए। अब इन सब चीज़ों से जो मोदी जी के नोटबंदी की वजह से दिक्कत थी, अगर आप देखिए कि ये वही समय है, एक रिलेशनशिप आपको आएगी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुआ, उसपे किसने कितना पैसा दिया, ये मोदी सरकार आज तक नहीं बताती है। कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अब कब तक वो सेटल होगा ये नहीं मालूम, लेकिन सरकार को कहाँ से पैसा मिल रहा है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक खतरा है इस देश के लिए, क्योंकि पहले ये था कि केवल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इंडियन कंपनी अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज ही दे सकती थी। अब लॉ ये हो गया है कि लॉस मेकिंग हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, देश में की कंपनी हो, विदेश की कंपनी हो, जो भी कंपनी, वो पैसा दे सकती है, उसने लॉस बनाया है, नहीं बनाया है, उसकी क्या इक्विटी नहीं, वो विदेशी कंपनी भी दे सकती है। और इसलिए बहुत से लोगों का आरोप है और खतरा है कि इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में विदेशी पैसा भी आ रहा है। और एक दूसरा खतरा ये है कि जो लोन दिया जाता है, जो 10-10 लाख करोड़ रुपया अभी हाल के दिनों में माफ किया गया, जो 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 लोन दिए गए बड़े-बड़े उद्योगपतियों और इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसका एक बड़ा हिस्सा उस समय भी दिया गया है। उस समय जो बहुत से लोग, अब वो नाम लेना ठीक नहीं लगता है लोगों को, उस समय बहुत से लोग इस देश को छोड़ के भाग गए। भाग के जाके विदेश में चैन से रह रहे हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस कर रहे हैं। देश की अ, मतलब देश के जो भाग्य विधाता हैं, उन लोगों के साथ उठना-बैठना है और चूना लगा के गए हैं देश के बैंक को। आरबीआई इन सब चीज़ों को दुरुस्त करना चाहता था, लेकिन उर्जित पटेल उसमें आड़े आ रहे थे। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड भी इस देश का वो है जिसको उर्जित पटेल लास्ट तक लड़ते रहे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आरबीआई के डोमेन में है, जो नहीं माना गया। सितंबर में जब उनको मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से जिस जिस मीटिंग में, मतलब वित्त मंत्री भी थे, वित्त सेक्रेटरी भी थे, सारे लोग थे, और जैसा हमारे गर्ग साहब जो उस समय के पूर्व वित्त सचिव, उनका कहना है कि मोदी जी ने अंग्रेजी में तो नहीं डांटा होगा, मैंने पहले भी कहा है, उन्होंने उसको पैसे के ढेर पर बैठे हुए सांप कहा। अब मतलब आप खुद सोच लीजिए, एक आरबीआई गवर्नर को अगर कोई सांप और नाग और ये सब अगर बोलने लगे, तो कैसा लगे?
यहाँ पे हमारे निशिकांत दुबे जी चिट्ठी लिख के बता रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री को कोई अ, अपशब्द का प्रयोग करता है तो उसके साथ क्या-क्या कर दिया जाएगा। दानिश अली को डर है कि उनकी मॉब लिंचिंग होने लगेगी, जिस तरह से प्रोवोक किया जा रहा है। लेकिन देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ, चुना हुआ व्यक्ति अपने आरबीआई गवर्नर जो एक इंडिपेंडेंट संस्था है और जो इस देश के में उसका भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है, जितनी किसी भी और अधिकारी की है, उसको साँप और ये सब बोले, तो अधिकारियों की मनःस्थिति क्या होगी? ये वो दौर है जब हिंदुस्तान में संस्थाओं को कंट्रोल किया जाने लगा। हम लोग बार-बार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का नाम लेते हैं, लेकिन अब आरबीआई भी कॉम्प्रोमाइज़ संस्था है, पूरी तरह से कंट्रोल में है। एलआईसी और एसबीआई का तो कहना ही क्या, जिस तरह से अडानी के शेयर खरीदे जाते हैं बढ़े हुए दामों पे, वो सब सामने है। लेकिन सेबी की बात मैं कर रहा हूँ, सेबी की भी बात कर लीजिए, लेकिन इस समय कोई पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो? आरबीआई को के साथ छेड़छाड़ करके हमने अपनी अर्थव्यवस्था को अब कुछ अजीब ढंग से कर दिया है, जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। जहाँ के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हमारे यहाँ एक ही विश्वगुरु हैं, एक ही अर्थशास्त्री हैं, एक ही मतलब शिक्षा के बारे में भी उनकी स्पेशलाइज़ेशन है, हेल्थ के बारे में भी है, किसान के बारे में भी है, बाकी सारी चीज़ों के स्पेशलिस्ट हैं। वही देश को की आर्थिक स्थिति को भी उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझता है। नोटबंदी उसका एक छोटा उदाहरण था। अ, देखिए और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा कि उर्जित पटेल को हटाने के बाद देश ने कितनी प्रगति की और किस रफ्तार से प्रगति की, ये हम और आप सामने देख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच।